नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक रिकवरी आती हुई नजर आई है और कल देर रात यहां पर 2.5 से 3% की तेजी के साथ कारोबार भी होता हुआ नजर आया। अब यहां से क्या क्यूज हैं बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ और गिरावट देखने को मिली है। क्या प्राइसेस नियर बॉटम है और जिस तरह की इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि आगे जाकर यहां पर डेफिसिट ज्यादा देखने को मिल सकता है, उस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे IMD से, जहां पर कहीं बारिश है और कहीं हीट वेव जैसी स्थिति आज भी है। अब यहां से किस तरह की प्रोग्रेस और अपडेट्स हैं, इस पर भी करेंगे बात। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने। साथ ही ब्रेक के बाद चीनी पर बात करने और मौसम पे अपडेट के लिए हमारे साथ होंगे आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी और स्काईमेट के प्रेसिडेंट GP शर्मा। लेकिन शुरुआत यहां पर सबसे पहले कच्चे तेल से, क्योंकि अच्छा खासा उछाल यहां पर देखने को मिला है। किशोर, ऑन चार्ट्स अब आप इसे कैसे देखते हैं? कल की तेजी के बाद करीबन 0.25% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार, लेकिन काफी रेंज बाउंड ट्रेड एज ऑफ यहां देखने को मिला है। लेकिन कौन से स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स आप यहां पर देखेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स में आज जो फेड को लेकर काफ़ी जो चिंताएं हैं, वो कंसर्न्स है, वो आपको प्राइसेस में दिख रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ जो सेल ऑफ हुआ है वो इस एंटिसिपेशन पे हुआ है कि प्रॉबेबली रेट कट्स का जो मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है वो शायद और आगे पुश हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स। जो नॉन फॉर्म्स रिपोर्ट आने के बाद जो है आई थिंक काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में सेंटिमेंट्स बिगड़ गया है एंड डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी है। सो मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे probably that range bound movement will continue. नीचे में $79-80 एंड ऊपर में $83। आई थिंक इसके आई थिंक आज के लिए वही रेंज रहेगा। कुछ खास बड़ा मूवमेंट मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज स्पेशली आपको इन्फ्लेशन नंबर्स है, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन पेंडिंग है। तो आई थिंक बिफोर दीज टू मेजर इवेंट्स बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है क्रूड में। किशोर, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं कि Q3 में जाके एक डेफिसिट देखने को मिलेगा, बाजार समर डिमांड सीजन को की सपोर्ट लेके चल रहा है, डिमांड ग्रोथ के नंबर्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ग्लोबल एजेंसी से बनते हुए नजर आए हैं। इन नंबर्स को कैसे देखते हैं आप? सी आई थिंक वन ऑफ द थिंग आपको डिमांड का जो नरमी है वो दिख रहा है। स्पेशली आप सऊदी का नंबर्स अगर देखिएगा, सऊदी का एक्सपोर्ट नंबर्स टू चाइना है स्टार्टेड शोइंग डिक्लाइन, और डिस्पाइट रिफाइनिंग मार्जिन्स बीइंग हायर, आपको क्रूड का जो ऑफटेक है वो थोड़ा सा वीक है एंड इन्वेंट्रीज ऑल्सो स्लाइटली बिन ऑन अ सीजनली पॉजिटिव मैनर। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली क्या है कि डिमांड साइड का स्टोरी बहुत बड़ा नहीं है। अगर जो स्टोरी होगा तो बेसिकली अगर रेट कट्स होंगे तो डॉलर वीकन होगा तो कमोडिटी स्ट्रेंथन होना चाहिए, वो स्टोरी तो प्ले ऑफ हो रहा है मार्केट से। सो डिमांड साइड क्रूड हैज़ बीन अ कंसर्न फॉर द लास्ट 6-8 months डिस्पाइट geopolitical concerns, despite Russia, everything priced in, crude has not shown any major rally, including all these news factors. साथ ही साथ यहाँ पर अगर मेटल्स को देखा जाए किशोर, तो यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि कल कुछ मुनाफा वसूली थी, न्यूयॉर्क सेशन में कुछ खरीदारी लौटते हुए नजर आई है, एशिया में अभी भी यहाँ पर एक थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है। तो वो 5-week लोज जहाँ पर कॉपर कल कारोबार कर रहा था, वहाँ से कुछ खरीदारी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं ये करंट लेवल्स और यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशन है इस पूरे महीने के लिहाज से? ऑब्वियसली कल US का फेड मीटिंग का डेट वो अनाउंसमेंट आएगा, US इन्फ्लेशन नंबर्स भी यहाँ पर आएंगे, तो आने वाले 24-48 आवर्स इन दैट सेंस वहाँ से क्यूज लेंगे। लेकिन ओवरऑल क्या किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक अगेन एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म अगर देखें तो अगले 3-4 दिन के लिए मार्केट्स रेंज बाउंड टू वीकर रहेगा मेटल्स में भी। सो आपको दो चीज़ें, वन इज़ द चाइनीज़ युआन वीकन हुआ है, तो उसके वजह से भी आपको थोड़ा सा डिमांड पुट ऑफ हो सकता है चाइना से। सेकंड आप अगर देखेगा तो एल्यूमिनियम का अगर बैकवर्डेशन और सो द डिस्काउंट जो है आपको डिस्काउंट सिग्निफिकेंटली वाइडन हुआ है
वो आप हालांकि रुसाल का डिलीवरीज देख लीजिए या इवन फिजिकल ऑफटेक इज़ नॉट दैट मच, सो आई थिंक डिमांड साइड रिलेटेड कंसर्न्स क्रीप अप होने लग गया. सो मेटल में एक बार एक कूल ऑफ होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव स्लाइटली अहेड ऑफ देयर फंडामेंटल्स. थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेंथ अभी भी बचा है तो थोड़ा कॉपर में बचा हुआ है. सो वीकर मेटल्स में आपको एल्यूमिनियम एंड निकल रहेगा एंड स्ट्रॉन्गर मेटल्स में कॉपर रहेगा. बट अगेन स्ट्रांग मतलब कि ज़्यादा गिरावट नहीं मिलेगा. बट रिलेटिवली अगर वो कंपेयर करेंगे तो सारे के सारे मेटल्स में थोड़ा वीकनेस रह सकता है. अगर ट्रेड रिलेटेड अगर कुछ देखना है तो प्रॉब्ली यू कैन एक्चुअली सी टू सेल कॉपर एट अराउंड 862 के आसपास लेवल पे आसपास. 855 का टारगेट के लिए मैं बिकवाली का सलाह दे सकता हूँ. आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 866 के आसपास. ऑलराइट, तो वो क्यूज़ यहाँ पर मेटल्स में है, लेकिन साथ ही साथ किशोर प्रेशस मेटल्स में क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है. चांदी अब यहाँ पर 90 के नीचे तो है ही, 89 के भी नीचे है, 88 के आसपास के कहीं के कारोबार. जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते देखने को मिली आज भी यहाँ पर कायम है और चांदी में तो गहराती हुई नजर भी आई है. $29 के बहुत करीब अब सिल्वर प्राइसेस. आई थिंक मनीषा यहाँ पे काफ़ी समय से ये वेट कर रहे थे मार्केट एक्चुअली कि हालांकि इसमें प्रॉफिट टेकिंग कभी आएगा. आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग आया है पिछले कुछ दिनों में. जो गिरावट हम लोग ने देखा है बिकॉज वो रैपिड सेल ऑफ ये है कि वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि कितना लाइट वेट पोजिशन से कितना एक्सेसिव लॉन्ग्स बिल्ड हुआ है. आई थिंक वो कहीं ना कहीं मार्केट से जो फ्रॉथ है वो निकलना चाहिए, ज़रूरी है. सो दो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर इंटैक्ट, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म करेक्शन स्लाइटली और एक्सटेंड हो सकता है. हालांकि मेरा जो कॉल है कि ये साल प्रॉबली रेट कट होगा नहीं है. सो आई कंटिन्यू टू स्टिक विद दैट. प्रॉबली मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो सॉरी बेस्ट केस सिनेरियो में आपको एक रेट कट 2024 में देखने के लिए मिलेगा. सो माई एक्सपेक्टेशन इज दैट प्रॉबली वी विल नॉट हैव एनी रेट कट्स. सो अभी भी इन्फ्लेशन इज़ वेरी स्टबर्न, डॉलर स्ट्रांग है. सो वो सबको देखते हुए एक जो करेक्शन है प्रेशियस मेटल्स में थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है. गोल्ड मेरे हिसाब से 70,800 70,600 के आसपास तक इंडिया में गिर सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली का राय लेके चल सकते हैं. सिल्वर में और 1,000 रुपये के आपको गिरावट देख सकते हैं. आपको डाउन साइड में 87,400 के आसपास का लेवल्स दिख सकता है. तो आप यहाँ पे या 88,500 के आसपास थोड़ा अगर रैली मिलता है तो वहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए. इंट्राडे में आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर सकते हैं 89,300 350 के आसपास. सो इसमें दोनों में जो गिरावट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा. और एक बेहतर सपोर्ट चांदी में स्पेशली कहाँ बनता हुआ देखते हैं आप? आई थिंक आपको चांदी में थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म अगर सपोर्ट का अगर देखें तो प्रॉब्ली 83,000 83 से 84,000 के आसपास आपको सपोर्ट मिलने का आशंका है. तो प्रॉब्ली आपको अनदर 5 to 6% आपको डाउन साइड हो सकता है. चांदी में 5-6% एक्चुअली आपको 1-2 दिन का ही मूवमेंट, नॉट इवन मे बी इट कुड बी लूजिंग ऑफ. सो आप जब भी वो मूवमेंट आता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म टारगेट्स आर इंटैक्ट. आप ये जो पैनिक जो सेलिंग आ रहा है वहाँ पे आपको नीचे में एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए. ऑलराइट, एब्सोल्युटली. चांदी में 3-4-5% कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. 2% की गिरावट के साथ तो फिलहाल आज कारोबार हो ही रहा है. इंटरनेशनल मार्केट्स में 2.25% की गिरावट फिलहाल यहाँ पर है. और जैसे किशोर कह रहे हैं कि यहाँ से 5-6% अगर नीचे गिरती है चांदी तो वो एक्यूमुलेशन लेवल्स यहाँ पर बना सकती है. किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम नॉन एग्रो एज अ सेक्टर पर यहाँ पर बातचीत भी करने के लिए. इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. जब लौटेंगे तो बात करेंगे मौसम की और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की. सब चीनी पे करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रॉ शुगर के प्राइसेस में फिर से कुछ दबाव देखने को मिला है. 19 सेंट पर पाउंड के नीचे अब यहां पर ये फिसलते हुए नजर आए हैं. भारतीय बाजारों में किस तरह की स्थिति है, मॉनसून और बुआई को लेकर क्या नंबर्स हैं, आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं. प्रफुल्ल जी नमस्कार. सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की मूवमेंट है, पिछले साल का हाई 28 था, इस साल का लो 18 के नीचे के स्तर भी हमने बनते हुए देखे हैं. अब 18 और 19 के बीच में यहाँ पर जो कारोबार है, आप कहेंगे एक बॉटम बन चुका है या फिर आपको लगता है कि यहाँ से और वॉलेटाइल मूव्स अभी देखने बाकी हैं? देखिए, ये जो गिरावट है मनीषा जी, ये 4C पे काम कर रही है: क्रूड, क्रॉप, क्लाइमेट एंड करेंसी. क्रूड जैसे अभी फिलहाल WTI 85-90 के रेंज बाउंड हो गया है. ब्रेंट जो है 87-92 पे हो गया है. तो वो इथेनॉल में इतनी अच्छी पेरिटी नहीं है बड़ी कि वो शुगर को इग्नोर कर सके. फिर हिंदुस्तान की एब्सेंट की वजह से क्रॉप जो है
वो हमारे जो फंड्स जो है वर्ल्ड में, वो समझ रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव जो भी है कि इथेनॉल के लिए पहले प्रायोरिटी 100% देनी ही चाहिए और देंगे। तो उसके बाद जो है फिर भी 2 मिलियन मेट्रिक टन के लिए इंडिया आएगी, जो हमारे पास प्री मॉनसून भी शावर्स हुए हैं। तो ये साल अच्छा मॉनसून की वजह से क्लाइमेट अपनी जगह पे काम कर रहा है। क्लाइमेट में एक दूसरी बात ऐसी है कि ब्राजीलियन क्रॉप के लिए ला नीना जो है वो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, जो अभी तक ये काउंटरेट नहीं हुआ है, पर वो अगस्त में होने की या सितंबर में होने की उम्मीद है। तो वो ये फैक्टर जो है ये बॉटम आउट करेगा शुगर को। और जो क्रॉप इंडिया का 2 मिलियन टन ज्यादा एक्सपोर्ट आएगा। क्लाइमेट तो मैंने आपको बताया, और करेंसी करेंसी में जो ब्राजील की करेंसी है वो वीकन हो गई है। तो ब्राजील वाले जो है एक्सपोर्ट करने के लिए वो अपनी चीनी को चीपर डॉलर टर्म में भी बेच रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स इतने साथ हो गए हैं। और अभी जैसे कि मेरे हिसाब से हमारा आहिस्ता का तो कहना रह रहता है कि जब भी सीजन रहती है तब सबसे पहले इथेनॉल को ही हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारे सरकार का ये ड्रीम है, और ये हमारे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। आफ्टर वंस द सीजन इज ओवर व्हेन यू कैन नॉट प्रोड्यूस इथेनॉल, तभी ये एक्सपोर्ट के बारे में देख के उसके लिए कुछ पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये यहाँ पे मे बी 18 बॉटम आउट हो जाएगी। 18 से ज्यादा नीचे 775 तक गया तो गया, वहां से कभी भी बॉटम आउट हो सकता है। यहाँ से जहां तक इंडिया में है, इंडिया में रिलीज मैकेनिज्म के हिसाब से ही बाजार चलती है, और यही एक सिस्टम जो है प्राइस वो यहीं पे ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट। साथ ही प्रफुल्ल जी, अब क्योंकि सब जगह यही बात हो रही है, हर सेक्टर यहाँ पर 100 डेज एजेंडा की बात कर रहा है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर चीनी को लेकर अब मेन चीज़ें क्या होंगी, जो मेन 2 अगर हम यहाँ पर रखें, जो एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से इंडस्ट्री की तरफ जाएगा? प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर 2 टॉप थिंग्स सरकार के सामने अगर आप रखें समक्ष शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से, तो क्या होंगी? पहली बात तो ये कि एक 10 लाख टन की निर्यात अभी दी जाए, ताकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और कैरी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इंडस्ट्री को भुगतना ना पड़े। और जैसे ही सीजन चालू हो तब आप एक्सपोर्ट हमें नहीं दीजिए, आप सिर्फ इथेनॉल कहिए, ताकि वो दोनों एक वर्कआउट हो जावे। ये एक रेशियो बिटवीन इथेनॉल और एक्सपोर्ट के लिए है। और सेकंड इच्छा ये रहेगी कि 100% एमएसपी बढ़नी ही चाहिए, और वो बढ़ावे ताकि इंडस्ट्री, फार्मर्स और ट्रेड हर एक जगह से सेफ रहे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। ये 2 चीज़ें हैं, जो एक तो एमएसपी बढ़ाना और दूसरा एथनॉल लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और जो एक्स्ट्रा शुगर है उसका एक्सपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार एज ऑफ नाउ इनको यहाँ पर देखे। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पे तो बात करने के लिए ही, और ऑफ कोर्स अब सरकार से नए रिफॉर्म्स, पॉलिसीज, मेजर्स क्या चाहती है शुगर इंडस्ट्री, उस पर भी चर्चा करने के लिए। लेकिन इसी के साथ अब मौसम की बात करेंगे, क्योंकि देश के कई हिस्सों में मानसून का आगाज हो गया है। वहीं कई हिस्सों में अभी भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। बिहार में प्रचंड गर्मी कहर बरसा रही है, जहां कल कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार भी निकले हैं। ऐसे में क्या अपडेट्स हैं आगे जाकर, हमारे साथ मिस्टर जीपी शर्मा फ्रॉम स्काईमेट जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा, दिल्ली की भी हालत कोई बहुत बेहतर नहीं है, और वही हाल काफी हद तक बिहार और नॉर्दर्न स्टेट्स का देखने को मिला है। अब आने वाले इस बाकी का जो ये हफ्ता है, कैसे देखते हैं आप इस गर्मी की स्थिति को? मनीषा, बिल्कुल कंट्रास्टिंग कंडीशंस हैं साउथ की और नॉर्थ की। और नॉर्थ में जो हीट वेव है, कोई राहत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा और तेज हो जाएगी। दिल्ली जैसी जगह में पिछले 2-3 दिन तापमान थोड़े कम रहे, लेकिन अब एक बार फिर से 45 डिग्री तापमान दिल्ली में भी बना रहेगा। और काफ़ी भागों में उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा समेत, दिल्ली समेत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब में हीट वेव बनी रहेगी पूरे हफ्ते। इवन जो माउंटेन्स है वहाँ भी तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा है। आप धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, इन सब जगहों की बात करें, इवन नैनीताल प्लेस में, सब में 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान है इस वक्त। और इसमें कोई भी विशेष सुधार होने वाला नहीं है। हीट वेव चलती रहेगी। आपने बताया जैसे अभी तो समय है बिहार में करीब करीब मानसून के दस्तक देने का। 15 तारीख तक पूरा
स्टेट कवर हो जाती है मानसून की नॉर्मल डेट्स में। लेकिन अभी तो आपने बताया जैसे बिल्कुल ठीक है, वहाँ हीट वेव चल रही है, सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी हैं और वो अभी रहेंगी, क्योंकि पूरब की तरफ जो है अभी मानसून में कोई भी आगे बढ़ोतरी नहीं हुई है उसकी नॉर्दर्न लिमिट में। हाँ, पश्चिमी तट पे लगभग पूरा जैसे कोंकण कोस्ट है उसमें मानसून कवर कर लिया है। केवल गुजरात तक पहुंचना शायद वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन चिंता ज्यादा जो है वो पूर्वी भागों में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, साथ सटे हुए उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में कम से कम प्री मानसून की वर्षा होती है, उसमें कोई ऐसे अभी तक संकेत नहीं है और काफी कमी है वर्षा में उन दिनों उन क्षेत्रों में। हाँ, जहां मानसून आ गया है वहां अभी मानसून की वर्षा ठीक है, और वो उसका कारण ये है कि मानसून के शुरुआती दिनों में नॉर्मल्स बहुत कम रहते हैं, लगभग 4 मिलीमीटर एक दिन का। जी। जैसे जैसे हम आज आगे जाएंगे मंथ एंड में जाके तो 8 मिलीमीटर आज के मुकाबले दुगनी बारिश हो जाएगी नॉर्मल में, और वो जो डेफिसिट है हमें तब देखने को मिलता है। इसलिए और मानसून के अगले दिनों की बात करें कुछ तो कि वो भी थोड़ा कुछ जोर तो नहीं पकड़ेगा। कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर रहेगी, जैसे कर्नाटक के भीतरी भाग होंगे या तेलंगाना के, या जैसे कि पिछले 24 घंटों में मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में ठीक अच्छी बारिश हुई है, विदर्भ में ज्यादा नहीं हुई। उन क्षेत्रों में अभी भी अगले 2 दिन जो है इन क्षेत्रों में वर्षा जरूर संभावित है, लेकिन उसके बाद कोई भी अभी मानसून सिस्टम जो ट्रिगर रहते हैं वर्षा को बढ़ाने के लिए, अंदर दूर तक ले जाने के लिए, उसके कोई संकेत अभी तक नहीं है। तो और 2 दिन के बाद मैं तो ये कहूंगा कि शायद उसमें कमी आ जाएगी दक्षिण भारत में भी, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल में तो कमी शुरू से ही है। पहले 30-35% तक की कमी थी, आज के दिन में शायद 20% तो कमी अभी भी है। तो कुल मिला के एक मिला जुला है मानसून का, किसी भागों में ठीक ठीक है और किसी में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। जैसे कोलकाता मुंबई की डेट एक ही रहती है मानसून की, मुंबई में तो मानसून 1-2 दिन पहले आ गया, कोलकाता में अभी तो उसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं और लगभग अगले 4 दिन के लिए तो ऐसी कोई संभावना नहीं बन पा रही। और हीट जैसे मैंने बताया वो तो अभी चरम सीमा पर रहेगी, कोई राहत की संभावना नहीं। जी ऑलराइट, तो यानी कि नॉर्थ इंडिया में फिलहाल कोई राहत नहीं है और अगले 3-4 दिन इस हफ्ते पर यहाँ पर हीट वेव जारी रह सकती है। और जहां तक साउथ इंडिया की बात है, अच्छी खासी बारिश है, लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा अटकल आती हुई नजर आ रही है। जो नंबर्स हैं वो दिन प्रतिदिन हमने यहाँ पर थोड़े से कमजोर होते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और वो डिटेलिंग करने के लिए कि हीट वेव और बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है। लेकिन अगर आप भी कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों के बारे में बताएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके, साथ ही मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है ये भी बताया जाएगा। निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करना है, और साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी जगह देनी चाहिए ये भी बताया जाएगा। साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ दिए जाएंगे। तो इन सब के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए इस साथ दिए गए लिंक पर।